everyone, welcome back to my YouTube channel Wangshan in Emotions. आई होप आप सब अच्छे हैं. अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार. एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर. 新年快乐. 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 आई होप आप लोग बड़े मस्त हो. कल के एपिसोड के बाद तो मुझे ज़्यादा गालियाँ नहीं दी होंगी. दे भी रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ. स्टोरी लाइन तो स्टोरी लाइन है, फॉलो तो करना पड़ेगा. वैसे ज़्यादा गुस्सा मत करना. बहुत सारी कन्फ्यूज़न मैंने कल उत्पन्न कर दी होंगी, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. बहुत सारे खुलासे करने बाकी हैं और स्टोरी बहुत आगे बढ़ चुकी है. अब तो बहुत करीब पहुंच चुकी है इसके अंत तक. अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टोरी का एंड होगा. एक बहुत ही अच्छी एंडिंग हम इसे दे पाएंगे. बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरती से इसे ख़त्म करेंगे, सफ़र का अंत करेंगे. पर आप लोग साथ ज़रूर देना मेरा. तो चलो फिर आज के इस बहुत ही खूबसूरत से पार्ट को, जिसमें इमोशंस का भवंडर सैलाब या तूफ़ान उमड़ कर आने वाला है, उसे स्टार्ट करते हैं. विंग अभी भी दरवाजे पे खड़ा है. दरवाजे पर उसके हाथ टिके हुए हैं. वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा सहेज महसूस करवा रहा है. थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दरवाज़ा खोले और सामने जो इंसान रहे उसे हमेशा की तरह ग्रीट कर पाए. इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करता है. अपनी सांसों को थाम लेता है, अपने दिल को थोड़ा बहला लेता है, फुसला लेता है, अपने मन को थोड़ा मना लेता है कि कुछ भी हो, उसे सामने वाले इंसान को कुछ भी ऐसा नहीं बताना है, जताना नहीं है कि विंग आज सैड है. उसे ऐसा कुछ नहीं बताना है. विंग अब दरवाज़ा खोलता है. दरवाज़ा खोलते ही सामने वाला इंसान, उसकी आंखें विंग की आंखों से जा मिलती हैं. विंग सामने खड़े उस लड़के को देख रहा है. वो लड़का सामने जो खड़ा है वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, ये आई मिस यू. विंग उसकी स्माइल में जैसे खो गया था. कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गया था और एक बड़ी सी स्माइल भी विंग भी पास करता है. बोलता है, आई मिस यू टू. अंदर आओ. वो लड़का अंदर आता है, पर अंदर आते आते वो अपने 2-3 बैगों को घसीटते हुए अंदर लेकर आता है और कहता है, बहुत दिनों के बाद आप यहाँ आए हैं. ये अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा हमेशा. गगा कहाँ हैं? वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे. उन्होंने मुझसे कहा था कि अब मैं आपके पास आ सकता हूँ. उन्होंने कहा था कि हम लोग 2 दिन बाद मिलेंगे, पर सोचा नहीं था कि आप दरवाज़ा खोलोगे और मुझे सरप्राइज़ कर दोगे. मैं बहुत खुश हूँ. ऐसा बोलते हुए वो लड़का तुरंत विंग को गले लगा लेता है. विंग भी उसे उतने ही प्यार से गले लगाता है. उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, अच्छा तो पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? वो लड़का अपने आप को दूर करता है. बोलता है, ये आप सच में ये हो? आप मेरी पढ़ाई के बारे में क्यों पूछ रहे हो? पूछो कि कितने मेडल और जीते हैं मैंने. मैं पता है मेरे पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक पे आया हूँ. मैं गया था अभी रेस में हिस्सा लिया था. मैंने रेस में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट नंबर पे आया हूँ. और मैंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था इस बार, उसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की. मैं स्पीच कंपटीशन में भी गया था, वहाँ भी मैं टॉप पे आया. इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें मैंने हिस्सा लिया ना, जैसे मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया, डांस में भी पार्टिसिपेट किया ग्रुप के साथ मिलकर, और भी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए. कॉलेज में मैंने बहुत नाम कमाया है. आपको खुशी होगी ये जानकर कि सारे प्रोफेसर्स को मेरा नाम मुँह ज़ुबानी याद है. वो लोग बोलते हैं, आयु यू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आयु यू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच, आयु यू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ फॉर एवर टाइम, वी हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक यू. वो मुझे बहुत कुछ बोलते हैं. विंग कहता है, मुझे प्राउड है तुम पर. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे एक दिन. नहीं, ये मुझे आपकी तरह बनना है. जिस तरीके से आप हो ना, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ. विंग कहता है, मेरी तरह? हमें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं होती है. तुम अपने आप में यूनिक हो और तुम्हें अपनी तरह रहना चाहिए, मेरी तरह नहीं. उफ ओ ये अब फिर से चालू हो गए. मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बनाया है खाने के लिए? ये मत कहना कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, मुझे आपका हाथ का खाना है. विंग कहता है, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया. हुसैन काका ने बनाया है, जाके देखो किचन में है. वो लड़का कहता है,
हुसैन का यहाँ है। मुझे तो लगा था सॉन्ग का यहाँ पर होंगे, पर पता नहीं था हुसैन का भी यहाँ पर है। अब भी जाकर देखो कैसे मज़े लेता हूँ। अब भी चलो ना। विंग को वो पकड़ के अपने साथ ले जाता है। विंग अब बस उसे देखने लगता है। ये जो लड़का अभी अभी आया है जिसने अपना नाम आयु बताया है, आयु जा करके हुसैन के पीछे जाता है, उसके आंखों को बंद कर देता है अपने हाथों से। हुसैन उसके हाथ पकड़ के बोलता है, सॉन्ग क्या कर रहे हो, खाना जल जाएगा। पर अभी भी आयु अपने हाथों को नहीं हटाता है। कुछ देर और उसके हाथों को ऐसे टटोलने के बाद में हुसैन तो जम गया। तो वो कहता है, नो वे आयु। तुरंत ही आयु अपने आप को पीछे करता है, बोलता है, सरप्राइज। हुसैन तो एकदम शॉक में चला गया था, लेकिन वो फिर कहता है, वाह, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था पर तुम खुद ही आ गए। वाह, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसा बोल करके हुसैन खुद भी आयु को अपने गले से लगा लेता है और गले लगाते हुए हुसैन की आंखों से कुछ आंसू भी ऐसे ही ओझल हो जाते हैं, क्योंकि उसने इस समय को, जब यहाँ पर आयु के साथ रहता था, विंग सॉन्ग सब साथ में रहते थे, उस टाइम को हुसैन ने बहुत मिस किया है ना, इसलिए। आयु कहता है, ओफो गगा, आप रोने लगे। आप तो ये से भी ज़्यादा इमोशनल हो। लिटरली मुझे ये को ये ना कहकर आपको बोलना चाहिए, शिफू, शुशु, ग्रैंडपा। हुसैन कहता है, हे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं कहना। हाँ देखो, मैं बहुत यंग हूँ अभी, तो मुझे ये बोलने की गलती मत करना। तुम चाहो तो मुझे गगा बोल सकते हो, ल्यांगा, ब्यागा या फिर कुछ भी बता सकते हो, पर हाँ ये मत बुलाना, मुझे ये पसंद नहीं है। आयु कहता है, ठीक है मैं समझ गया। गग्गा, क्या मैं आपको गग्गा कहूँ? हुसैन कहता है, बदमाश, कभी नहीं सुधरने वाला ना तू। आयु कहता है, गग्गा आप ही तो कहते हो कि हम लोगों को सुधरना नहीं चाहिए और ज़्यादा बिगड़ते रहना चाहिए, तो मैं आपकी बातों का सर आँखों पर रख कर के पालन कर रहा हूँ, सारी बातें मान रहा हूँ मैं आपकी। हुसैन आयु के कान को पकड़ के खींचते हुए बोलता है, बदमाश। विंग पीछे से हंसते हुए बोलता है, रहने दे हुसैन, आज मत कर। आयु, चलो हम लोग साथ में बैठते, तुम मुझे बताना तुम्हारे यूनिवर्सिटी में क्या क्या चल रहा है और बाकी सब कैसे चल रहा है, और ये भी बताना कि तुम यहाँ कितने दिन रुकोगे, वापस कब जाओगे। ये सुनकर आयु का चेहरा थोड़ा मुरझा जाता है। वो कहता है, ये क्या मैं आपके साथ नहीं रुक सकता? विंग कहता है, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुम्हें अपने हॉस्टल रुकना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। गा, आप बोलो ना कुछ। हुसैन कहता है, बाबा देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो जाने और तुम जानो, मैं तुम दोनों के मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हारा ये से पूछो और तुम जानो, मुझे खाना बनाने दो, मेरा खाना ख़राब हो जाएगा, चलो हटो, जाओ तो। विंग आयु को लेकर जाता है और उससे उसके कॉलेज के बारे में पूछने लगता है। हम दूसरी तरफ सीन देखते हैं वांग जी का। वांग जी जिसकी बुरी हालत हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो हर तरफ उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने ये सारा कांड किया है, क्योंकि वही इंसान विंग को ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। सबसे पहले वो जाता है लांग जिजन को लेकर हॉस्पिटल, जहाँ पर वो लोग फैंग को ढूंढने आए थे, पर फैंग तो वहाँ था ही नहीं। वांग जी को उस समय जो कॉल आया था हॉस्पिटल पे, तब डॉक्टर्स ने बताया था कि फैंग यहाँ नहीं है। वैसे तो वो फैंग को कमरे में छोड़कर गए थे अकेले कुछ समय के लिए, जब तक कि उसको बॉटल लग रही थी, पर जब वो कुछ देर बाद वापस आए थे तो फैंग वहाँ नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि सारे सामान को उथल पुथल करके उसकी बॉडी से अलग किया गया है। शायद फैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और उसने ये सब कुछ किया होगा। वांग जी हॉस्पिटल पहुंचकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालता है, तो वहाँ से पता चलता है कि फैंग खुद से यहाँ से नहीं गया है, बल्कि उसे कुछ लोग यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर गए हैं। जहाँ पर फैंग हल्का हल्का होश में था और वो जाना नहीं चाहता था, वहीं पर वो लोगों से खींचते पकड़ते हुए यहाँ से लेकर गए हैं। वांग जी को समझ नहीं आता है कि ये कौन सी मुसीबत है। इस फैंग के बच्चे ने किसी और के साथ भी गलत किया होगा और वो लोग इसे छोड़ नहीं रहे हैं, पर इसने ये अच्छा नहीं किया। लांस जैन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी वो ओमेगा कौन था तुम्हारे साथ में? तुमने मुझे उस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वांग जी कहता है, कौन सा वाला काका? क्या आप भी उस वीडियो पर भरोसा करते हैं? लांस जैन कहते हैं, नहीं, मैं उस वीडियो में साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम वो नहीं हो, उसे एडिट किया गया है, वो झूठ है, एकदम सफ़ेद झूठ। देखिए वो पिक्चर, वो झूठी नहीं है। वांग जी कहता है, वो झूठी नहीं है।
वो मेरा पहला प्यार था, लेकिन मैं उसे भूल चुका हूँ। आप उस बारे में बात मत कीजिए। कैसे बात ना करूँ मैंने तुमसे पहले भी कहा था, विंग को मैं तुम्हारे हाथ में सौंप तो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो करोगे। वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, वो मुझे भी गलत समझ रहा होगा। अब हम लोगों ने सब कुछ ख़राब कर दिया। तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा क्या निकला है तुम देख रहे हो। अगर तुम इतनी जल्दबाजी नहीं करते तो हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते, सारी चीज़ें देख परख कर करते। इतनी जल्दबाजी में कोई इंतज़ाम भी सही से नहीं हो पाया, तो आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं इन सब के लिए। तो और किसे ब्लेम करूं? तुम्हारी ही गलती है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मॉम एंड डैड भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों में मैं बराबर का भागीदारी हूँ। और तुम्हें पता है विंग की मॉम की तबीयत कितनी ज़्यादा बिगड़ गई है। वो अभी आईसीयू रूम में है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, उन्हें हार्ट अटैक आया। तुम्हें पता है तुम्हारी एक मिस्टेक ने कितनी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। विंग का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि उसने सारे कांटेक्ट जैसे एक पल में तोड़ लिए हैं हमसे। कुछ समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ गया होगा। वांग जी कहता है वो कहीं नहीं जाएगा, वापस तो वो आएगा। उसे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि वो चीज़ों से भागने वालों में से नहीं है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, जब उसके इमोशंस थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, तो वो मुझसे एक रीज़न पूछने के लिए ज़रूर आएगा। मैं जानता हूँ उसे, वो हर एक चीज़ के तह तक जाना पसंद करता है। ज़रूर पूछेगा वो मुझसे कि मैंने ऐसा क्यों किया, और तब मैं उसे बताऊँगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो था जो मुझे बिना सुने चला गया। उसे एक बार मेरी बात सुननी चाहिए थी, पर नहीं। वो हमेशा कहता हुआ आया है कि विश्वास तोड़ने में उतना एफर्ट लगना चाहिए जितना बनने में लगा था, पर वो अपनी बातों पर अमल नहीं कर पाया। उसका विश्वास मेरे ऊपर इतना कम था कि एक झटके में टूट गया, सब कुछ बिखर गया। और अब मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, मुझ पर विश्वास नहीं किया। वांग जैसा बोलता है और लान सिचेन से दूर होकर के चला जाता है। सिचेन उसे रोकते रहते हैं पर वो नहीं सुनता है। दूसरा सिंचैन, जिसे जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सीसी से कहता है, सीसी विंग की हालत बहुत ख़राब होगी, पता नहीं वो कहाँ है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, उसने अपना फ़ोन ऑफ करके रखा है। मैंने सोंगलान को कॉल किया था पर सोंगलान भी मेरा फ़ोन काट रहा है, लगता है वो भी बहुत गुस्से में है। और मेरे पास हुसैन का तो नंबर ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीसी कहती है, कोई और नहीं है गगा जिससे हम बात कर सके। वी गगा की मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे अभी। ये बहुत गलत हो गया, बहुत बुरा हुआ, पर ये सब कुछ हुआ ही क्यों। वो भी कंफ्यूज थी। यहाँ पर सीन नहीं रुकता है, यहाँ पर आता है सीसी को फ़ोन, वो भी सिया का। सिया जो सीसी से बात कर रही थी, विंग के बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ नहीं पता चलता है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को ये समझाने लग जाते हैं कि सारी गलती विंग की है, सारी गलती वांग जी की है। वो दोनों ही आपस में लड़ने लगी थी। उन दोनों की दोस्ती बहुत कमज़ोर नहीं थी, अच्छी थी। वो बचपन से काफ़ी टाइम तक साथ रही हैं, खेला कूदा उन्होंने साथ में है। उन दोनों की एज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती रहती थी। पर अभी दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे के गगा के लिए, जहाँ पर सीसी का कहना था कि विंग हमेशा सही होता है और वांग जी ने कुछ किया होगा, क्योंकि आजकल के टाइम पर किसी पर भी विश्वास करना कोई आसान चीज़ नहीं है। सालों से जो इंसान हमें अपने साथ रखते, हमें अपने साथ अच्छा और सिक्योर महसूस कराते हुए आया है, वो भी हमें धोखा दे देता है। फिर वांग जी तो कुछ महीनों के लिए ही विंग के साथ था, तो ऑब्वियसली वो उसे चीट कर ही सकता है। जब उसका खुद के भाई, विंग का खुद का भाई इतना गिरा हुआ हो सकता है, तो फिर वांग जी क्यों नहीं हो सकता है। विंग ने कभी अपने भाई के बारे में ये सोचा ही नहीं होगा जो उसे मिला है, जानकर पता चला है अभी। दूसरा सिया बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, विंग का दिमाग ख़राब है, उसका स्क्रू ढीला है, इसलिए उसने उसके गगा की कोई बात भी नहीं सुनी, उन्हें एक मौका भी नहीं दिया एक्सप्लेन करने का। वो अपने गगा पर पूरा भरोसा करती है। उसके गगा ने कुछ नहीं किया है, बल्कि विंग के ऊपर था जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है। पहले उसने उसके गगा से शादी की और गगा से शादी करने की कोशिश की, फिर उसके बावजूद भी वो फैंग से प्यार करता था। यहीं तक गाड़ी नहीं रुकती है, बल्कि वो तो सिंचन के साथ भी कुछ पिक्चर्स उसकी ऐसी थी जो इंटीमेट होने वाली थी। उसके बारे में क्या ख्याल है। वो आपस में लड़ रही थी, बहस कर रही थी। दूसरी तरफ मिंग्याओ जो अपने केस में लगा हुआ था,
उसे कुछ ऐसी जानकारी मिली थी जिसके बाद में वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधे विंग को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। तो वो फिर सॉन्गलैन को कॉल करता है। सॉन्गलैन जब देखता है कि यहाँ पर मिंग्याओ का फ़ोन है तो वो उठा लेता है, क्योंकि बाकी सबका कॉल वो अवॉइड कर रहा है, उसे किसी से बात नहीं करनी है। पर मिंग्याओ उसका लॉयर है, विंग का लॉयर है, तो इसलिए उसे बात करनी ही पड़ेगी। सॉन्गलैन कॉल उठा लेता है। मिंग्याओ कहता है, वेयर द हेल आर यू गाइस, तुम लोग कहाँ हो? मैं कितना कॉल कर चुका हूँ तुम्हें पता है तुम लोगों से केस के रिगार्डिंग कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। ये इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी है कि हमारा केस इतना ज़्यादा वैलिड हो गया है कि अगर फ्यूचर में भी कभी हमारे ऊपर एक भी उंगली उठाई जाती है, हम सब कुछ सभा कर सकते हैं, सब कुछ चुप करा सकते हैं। सॉन्गलैन कहता है, ऐसी कौन सी सच्चाई पता चली है तुम्हें? ऐसा कौन सा प्रूफ मिल गया है? मिंग्याओ कहता है, तुम मुझे एड्रेस दो, मैं कॉल पर बिल्कुल नहीं बता सकता। ये बात इतनी बड़ी है कि अगर ये खुल गई तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। मैं तुमसे मिलकर के तुम्हें सबूत देना चाहता हूँ। तुम बताओ तुम कहाँ हो? सॉन्गलैन अपना एड्रेस बता देता है। मिंग्याओ अपने सारे प्रूफ्स लेता है। मिंग्याओ को ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो चुका है। मिंग्याओ सीधा वहाँ से चलने लगता है। जब वो जा रहा था अपनी कार से, तब वो देखता है कि पास ही में कुछ लोग एक लड़के को पीट रहे हैं। तो वो अपनी कार को रोकने के लिए बोल देता है। मिंग्याओ ड्राइव नहीं कर सकता है, वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि वहाँ जा देख कर आए, और अगर कोई किसी को मुसीबत में है ना तो उसे बचा कर लेकर आए। मिंग्याओ के लिए ज़रूरी अभी ये था कि वो वहाँ पहुँचे जहाँ उसकी ज़रूरत है, पर क्या करे, वहाँ वो जा ही नहीं सकता। अभी ये सब जो हो गया है। वो ड्राइवर उस लड़के को पिटने वाले को देखने के लिए जाता है। इतने में ही मिंग्याओ को कुछ स्मेल आती है। वो स्मेल करके वो अपनी आंखें बंद करते हुए महसूस करता है। वो बंद करते करते वो किसी इंसान का चेहरा देखता है, और वो चेहरा देखकर वो हैरान था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ सीन नहीं रुकते हैं, क्योंकि एक कहानी के कई पहलू होते हैं और कई सारे किरदार होते हैं। हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर मैडम यू ICU वार्ड में है। उनका ऑपरेशन हो रहा है। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से फैमियान बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आज पहली बार वो खुद के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया। ये विंग के उनके खुद के बच्चे ना होने की बात उन्हें छुपानी चाहिए थी। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो कभी भी मैडम यू को ये याद नहीं दिलाएंगे, क्योंकि यू तो ये सब कुछ भूल ही चुकी है। वो विंग को अपना बच्चा मानती है, और हमारे बच्चों से तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना। अब चाहे वो शब्द इतने कड़वे क्यों ना हो, कि हमारे बच्चों का दिल ही क्यों ना तोड़ दे, फिर भी माता पिता तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। वही मैडम यू का था, पर शायद जांग फैमियान गुस्से में बहुत पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं। उन्होंने एक बार में सिर्फ एक इंसान के दिल को नहीं तोड़ दिया है, बल्कि एक दूसरे इंसान को पूरी तरीके से बिखेर दिया है। वो उनका खुद का बेटा विंग था। फैमियान जब खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो उनसे अब देखा नहीं जाता। उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है। वो अपने बेटे जियांग चेंग को यहाँ नहीं बुला सकते, वो तो जेल के अंदर बंद है। उनके पास बस विंग का ही रास्ता है, क्योंकि अब कुछ भी क्यों ना हो, जियांग फैमियान के मन में एक तरफ ये भी था कि क्या विंग आएगा, पर दूसरी तरफ था कि वो ज़रूर आएगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, विंग अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और वो उनके लिए ज़रूर आएगा। जियांग फैमियान कई बार विंग के नंबर को डायल करते हैं, लेकिन हर बार उसका फ़ोन बंद आता है। फैमियान को ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी वाइफ ICU में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, और यहाँ फैमियान पूरी तरीके से खुद को समेट भी नहीं पा रहा है, खुद को थाम भी नहीं पा रहा है। वो पूरी तरीके से टूट चुका है और हार मान चुका है। अब तो ज़िंदगी उसके लिए कुछ बची नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ें छोड़ दो और बस नींद के आगोश में खो जाओ। लेकिन फिर भी वो अपने आप को हिम्मत देता है और सॉन्गलैन का नंबर डायल कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो कि आयु के साथ बैठकर बातें कर रहा था। आयु के हाथ में शुआन था, और जो सिंड्रेला थी वो विंग के हाथ में थी। विंग कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे गगन ने इसका नाम सिंड्रेला रखा है। कितना अजीब नाम रखता है ना ये। आयु कहता है, कूल, बहुत कूल नाम है। आपको सिंड्रेला नाम इतना अजीब क्यों लगा? ये आप सच में ओल्ड फैशन हो, है ना गगा? न्यूसन कहता है, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही कहते हो। मेरा आयु हमेशा सही बोलता है। तुम ना विंग ओल्ड फैशन ही हो, एकदम बोरिंग। विंग कहता है, अरे मैं तो सच बोल रहा हूँ, अब तुम लोगों को नहीं मानना है तो मत मानो। विंग जो बस वहाँ पर बैठ करके कुछ अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहा है। जो भी आज हुआ वो
उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो बस बस चाहता है कि वो सब कुछ भूल जाए और नॉर्मल रिएक्ट करे। सब कुछ भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लोग ऐसे सिचुएशन में पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ लोग अपनी जान लेने की कोशिश तक कर लेते हैं। पर विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी डट कर सब कुछ झेल रहा है और आयु को अपने अंदर चल रही उस लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है और ना उसे भनक लगने दे रहा है। सॉन्गलैन जो वहीं बैठा हुआ था और विंग को देख रहा है, उसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उसे पता है विंग अपने दिल में बहुत सारा दर्द छुपा रहा है। अगर ये सही चलता रहा तो विंग किस दिन डिप्रेशन में आ जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो विंग को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। सॉन्गलैन आगे आने ही वाला था लेकिन उसका फ़ोन बज जाता है। वो फ़ोन की तरफ देखता है तो जियांग फेमियन मिस्टर जियांग उसे कॉल कर रहे थे। उसका मन तो पहली बार नंबर देखते ही एकदम कड़वा हो गया था कि वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि वो होता कौन है उनके फ़ोन को अवॉइड करने वाला। वैसे भी वो इनका एक मुनासिब ही तो है। बचपन से लेकर के बड़े होने तक इन लोगों ने उसे बहुत कुछ दिया है। अब क्या वो इतनी सी बात के लिए जहाँ पर उसे कुछ शब्द, कड़वे शब्द सुनने पड़े, इसके लिए क्या वो इन्हें अवॉइड करेगा? गलत बात है। सॉन्गलैन कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से जियांग फेमियन की बहुत ही थकी हारी हुई एक आवाज़ आती है जिसमें निराशा साफ साफ झलक रही थी। सॉन्गलैन पूछता है क्या हुआ सर, आप बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आवाज़ क्या हुआ है? फेमियन कहते हैं विंग कहाँ है, मुझे विंग से बात करनी है। सब कुछ जैसे ख़त्म होता है ऐसा नज़र आ रहा है। गुस्से में जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ यू ने कहा, उसे दिल से मत लगाओ बेटा। विंग कहाँ है बता दो। सॉन्गलैन विंग के पास फ़ोन लेकर जाता है। विंग जियांग फेमियन का नंबर देखता है और तुरंत की फ़ोन पर बात करने लगता है। डैड। जियांग फेमियन जिसकी आंखों से अब आंसू नहीं रुक पाते हैं, वो बहते हुए कहता है विंग तुम्हारी माँ, वो विंग कहता है आप क्या हुआ है डैड, आप रो क्यों रहे हैं? मॉम ठीक तो है ना? क्या हुआ है मॉम को? इज शी ऑल राइट? जियांग फेमियन कहते हैं उसे हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ ना विंग। विंग तुरंत ही फ़ोन को देखता है और हॉस्पिटल का पता पूछता है। वो वहाँ से सीधा निकलने लगता है। आयु विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है ये आयु के फेस को विंग देख रहा था। उसे पता है अभी आयु को उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसकी मॉम वो उन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। तो विंग आयु का हाथ पकड़ता है, बोलता है तुम मेरे साथ चलो। हुसैन, सॉन्गलैन, चलो हमें वापस चलना होगा, मॉम को हार्ट अटैक आया है। मॉम ठीक तो होंगी ना? नहीं हुसैन विंग की हालत को देख पा रहा था। जो वो इतनी देर से खुद को थाम कर बैठा था वो पूरी तरीके से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लगता है जीने की आखिरी उम्मीद भी उसके हाथ और सिर से छूटती जा रही है। कुछ समय लगता है उन्हें, कुछ घंटों का, लेकिन फिर एक बार उस शहर की भीड़ वाली दुनिया में पहुंच चुके थे जहां पर लगता तो है कि सब अपने हैं पर पास कोई नहीं होता है, साथ कोई नहीं होता है। सब दूर नज़र आते हैं फिर भी पास दिखाते हैं, लेकिन असल में कोई पास होता नहीं है। ये दुनिया बहुत ख़राब है, शहर की दुनिया ही बहुत बुरी है। सॉन्गलैन, न्यूसन, विंग और आयु चारों पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। विंग वहां जाता है, अपने फादर से मिलता है, उनसे बातें करता है, उन्हें दिलासा देता है। बात यहाँ पर नहीं रुकती है। विंग अपनी मॉम से भी मिलता है। उनके ऑपरेशन हो जाने के बाद में विंग था सबसे पहला व्यक्ति जो अपनी मॉम से आके मिला। मैडम यू ने तुरंत उसे गले लगा लिया था और उसके फेस पर हल्के फुल्के तरीके से मारा भी था, ये बोलते हुए कि वो कहाँ चला गया था। खबरदार जो उसकी हिम्मत भी हुई दोबारा कहीं भी जाने की, वो उसे कहीं नहीं जाने देंगे। मॉम तो अपने बच्चों को गुस्से में कुछ भी बोलती है, तो क्या सच में विंग उन्हें छोड़कर चला जाएगा? विंग रोते हुए बोलता है नहीं मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई लव यू मॉम, आई लव यू। मैडम यू विंग को अपने पास अपने गले से लगाते हुए बोलते हैं बेवकूफ़, आई लव यू टू, कहीं मत जाना। मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोला, मैंने कभी फ़र्क नहीं किया तुम में और जियांग में, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गई। और हाँ, तुम्हें उन लोगों के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मुझे मेरे बेटे पर भरोसा है, अपनी परवरिश पर भरोसा है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ झूठ है, मैं नहीं मानती उन सबको, मैं नहीं मानती। विंग को ये सुनने की देर थी और विंग अपनी माँ के गले लगकर पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता है। जो भी उसके दिल में चल रहा था सब कुछ वो आंसुओं के ज़रिए बाहर निकालने लगता है। मैडम यू की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था उन्हें स्ट्रेस देने से कि उन्हें ना दिया जाए स्ट्रेस, लेकिन विंग जो खुद को संभाल नहीं पाता है, और होता है ना एक बच्चा जिसे सब लोग डांट रहे हों तो वो अपनी माँ की गोद में जा करके खूब रोता है और शिकायतें करता है। विंग भी वैसा ही बन गया था। विंग कहता है, माँ आप बहुत बुरे हो, आपने ऐसा क्यों बोला? आपने बोला मैं मर जाऊँ, क्या आप मुझे ऐसा ही चाहते हो? किसने कहा? बिल्कुल नहीं, मैंने गुस्से में कहा था बेटा। बेबी ऐसा मत बोलो ना, मम्मा को बुरा लगता है, ऐसा दोबारा मत कहना तुम। हाँ, तुम मम्मा का दिल का एक टुकड़ा हो बेटा, जिस तरीके से अचिंग का है ना, तुम भी मेरे दिल का एक टुकड़ा हो। ऐसा कभी मत सोचना, कभी मत बोलना। हाँ मम्मा, मैंने आपको नहीं बताया, जब मैं स्कूल में था मुझे फेंग से प्यार हुआ, उसने मुझे धोखा दे दिया। फिर सबके फोर्स करने पर मैंने जिससे शादी की, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, मुझे फांगजी से हुआ। उसने भी मुझे धोखा दे दिया। सिंचन मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। और निमित चित्तका को तो आप जानते हो ना मम्मा, आपने कैसे उन चीज़ों पर विश्वास कर लिया? आपने एक बार पूछा भी नहीं ना मुझसे। मैडम यू विंग को फिर एक बार अपने सीने से लगा कर बोलती है, बस अब बहुत हुआ, हम लोग इस शहर में ही नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इन सब लोगों का मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी मेरे बच्चे पर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रो मत। हाँ सुनी बहाना बेटा, हाँ सुनी बहाना बच्चा, मम्मा है ना तुम्हारे साथ, मम्मा हमेशा रहेगी। मैडम यू जिनके हाथ में ड्रिप चल रही थी वो उसी हाथ से विंग के आंसू पोंछती हैं, उसके बालों को सहलाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं और वहीं पर उसे थपथपाने लगती हैं उसकी बैक को। विंग उनकी बाहों में लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, बोलता है, आपको पता है माँ, अक्सर मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जहाँ पर फेंग आता है मुझे चिढ़ाता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला रह जाऊँगा, और वांगजी मुझे छोड़ के चला जाता था, आज सच में चला गया, सच में चला गया। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें उन जैसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे डैड है तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम लोग यहाँ से बहुत दूर चलेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, है ना बच्चा? विंग कहता है, हाँ मम्मा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब विंग यहाँ नहीं रह सकता, अगर विंग यहाँ रहा तो वो सच में मर जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलोगे ठीक है? विंग और मैडम यू अपने में गुम थे। एक माँ और बेटे का मिलन हो रहा था, जहाँ पर एक माँ को ये रियलाइज़ तो हो चुका है कि ये उसका बच्चा नहीं है, मैडम यू ने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन कुछ भी हो उन्होंने पाला है विंग को बचपन से लेकर बड़े होने तक, और कभी भी उनके दिमाग में ये तो आया ही नहीं था कि विंग उनका नहीं है। आज भी विंग सिर्फ और सिर्फ उनका है। विंग पर सिर्फ मैडम यू का हक है, विंग की माँ सिर्फ मैडम यू है, कोई और नहीं है। विंग अपनी माँ के गले लगकर काफ़ी देर तक रोता रहता है। दूसरी तरफ बाहर जहाँ पर आयु खड़ा हुआ था, आयु देखता है अपने ये को, जहाँ पर विंग अपनी माँ के गले लगकर रो रहा है। आयु के आंखों में भी बहुत सारे आंसू भर आए थे, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। न्यूसन आयु को देखकर बोलता है, तुम मत रोना प्लीज़ प्लीज़, तुम मत रोना, अब हम विंग को सुबह से चुप करा रहे हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची है तुम्हें चुप कराने की, प्लीज़ आयु तुम मत रोना, तुम तो मेरे बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो ना, प्लीज़ मत रोना तुम। आयु न्यूसन की तरफ देखते हुए बोलता है, काका ये इतना क्यों रो रहे हैं आई के गले लगकर, बताओ। न्यूसन कहता है, हाँ, वो आई नहीं है, वो नाए है, तुम्हारी ग्रैंड माँ है, वो आई नहीं है। आयु कहता है, नाए तो फिर वो नाए के गले लगकर क्यों रो रहे हैं, वो इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं मुझे, आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना,
आप लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं ना। आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हूँ कि मैं अपने एरिया का ख्याल भी नहीं रख सकता। आप मुझे बताते हो या मैं अंदर जाके पूछ लूँ? न्यूसन कहता है, तुम अंदर जाके ही पूछ लो, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि विंग ने हमसे प्रॉमिस लिया है और हम अपना प्रॉमिस तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। जाओ अंदर जाके पूछो। आयु दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर एक बार वो पीछे देखता है, बोलता है, मैं सही में चला जाऊँगा। हाँ। न्यूसन कहता है, तू जा रे, तू जा। आ करके न्यूसन दरवाज़ा खोलता है और आयु को अंदर की तरफ धक्का मार देता है। आयु इतनी बुरी तरीके से गिरता है अंदर जा करके, वो उसका फेस सीधे फ्लोर पे आके लगता है। आयु कहता है, गग्गा। विंग तुरंत पीछे देखता है और मैडम यू भी देखती हैं नीचे। मैडम यू इस लड़के को थोड़ा देखा देखा महसूस होता है कि इस लड़के को उन्होंने कहीं देखा तो है, पर कहाँ देखा है नहीं पता। विंग तुरंत वहाँ से उठता है मैडम यू के पास से और आयु को जाकर उठाता है, बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ गिर कैसे गए? आयु विंग की तरफ देखता है, बोलता है, गग्गा ने मुझे धक्का दे दिया, बहुत बुरे है गग्गा। विंग कहता है, हुसैन तुम्हें लगी तो नहीं ना? आयु को वो चेक करता है, पर आयु को कुछ नहीं हुआ था। विंग फिर अपनी मॉम की तरफ देखता है, जिनकी कन्फ्यूज़न भरी आंखें उसे सवाल कर रही थी कि ये कौन है। विंग आयु को उनके पास लेकर आता है और फिर आयु के बारे में उन्हें बता देता है। मैडम यू विंग की तरफ देखकर बोलती हैं, ये वो है, मुझे तो याद ही नहीं था इसके बारे में। विंग कहता है, आपको याद नहीं था पर मुझे याद है, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। आयु न्याय चलो ग्रीट करो अपनी ग्रैंड माँ को। आयु तुरंत ही वो करते हुए अपनी ग्रैंड माँ को ग्रीट करता है। मैडम यू आयु को अपने पास बुलाते हुए बोलती है, नहीं बच्चा, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे ये को मैंने बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी। विंग अपने डैड को बुलाओ और हाँ, सॉन्ग को भी बुलाना। विंग तुरंत बाहर जाता है, अपने डैड को और सॉन्गलाइन को अंदर लेकर आता है, हुसैन को भी लेकर आता है, उसे अकेले को कहाँ छोड़ेगा बाहर। सॉन्गलाइन से मैडम यूँ माफ़ी मांग लेती हैं और सॉन्गलाइन तुरंत आकर के उनसे कहता है, आई आप माफ़ी मत मांगिए, आप जब ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं आपका अपना नहीं हूँ। जैसे आपने विंग से बहुत कुछ कहा, लेकिन विंग ने अपने दिल पे नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं लिया। आप मेरी आई है और आई जो चाहे वो बोल सकती हैं। मैडम यू सॉन्गलाइन के बस सर पर हाथ फेरती है। सॉन्गलाइन एक बहुत समझदार इंसान है और उसे पहली बार मैडम यू अपने गले से लगा लेती हैं। आज पहली बार सॉन्गलाइन को एक माँ के साथ होने का एहसास हुआ है, चाहे वो कुछ पलों के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो एहसास इतना अच्छा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल ही आए। विंग कहता है, माँ आज तो सब लोग इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा लगता है हम लोग रो रो करके यहाँ पे नदी बनाने वाले। न्यूसन कहता है, कोई बात नहीं विंग, उस नदी के पानी को हम भर लेंगे एक गागर में और उसे ले जा करके हम एक तालाब बना लेंगे। विंग कहता है, क्या बकवास है, एक गागर से सागर कैसे बनेगा? न्यूसन कहता है, तो तुम लोगों के इतने छोटे छोटे आंसुओं से एक गागर कैसे भरेगा, बेवकूफ़। न्यूसन की इस बात पर मैडम यू हंसते हुए बोलती हैं, ये नहीं सुधरेगा विंग। विंग कहता है, नहीं सुधरेगा मॉम, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। न्यूसन कहता है, अरे हम सुधरने के लिए बिगड़े थोड़ी थे। आई आपने सॉन्गलाइन को भी गले लगाया, इस विंग के बच्चे को भी गले लगाया। विंग कहता है, मेरे बच्चे अभी हुए नहीं हैं। न्यूसन कहता है, हाँ। विंग कहता है, और नहीं तो क्या मॉम, मैं मूव ऑन करूँगा। अगर मैं एक इंसान को भूलकर दूसरे इंसान से प्यार कर सकता हूँ तो फिर मैं किसी भी इंसान से प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम प्यार देते हैं तो हमें प्यार रिटर्न में मिलता भी है। लेकिन मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा किसी से। आप जिसे भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगे, मैं उससे शादी कर लूँगा। ये फैसला विंग का बहुत बड़ा था। न्यूसन कहता है, विंग जल्दबाजी में कुछ मत कर। मैडम यू कहती हैं, हाँ विंग, तुम जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लो, तुम्हारे जल्दबाजी के फ़ैसलों से कितना कुछ गलत हो गया तुमने देख लिया ना। कोई जल्दबाजी मत करो, तुम अपना समय लो। अब तुम्हारी शादी अगर मैं 50 की उम्र में भी कराऊँ ना तो भी कोई बात नहीं है। विंग कहता है, नहीं मॉम, अब तो मैं आपको अपनी शादी और अपने बच्चे दोनों दिखा के रहूँगा।
मुझे बच्चे करने हैं। आयु, न्यूसन, सॉन्गलन तीनों घूर कर विंग को देख रहे थे। न्यूसन का तो मन कर रहा था विंग को गले से पकड़े और जोर से झंझोड़ दे कि क्या बोल रहा है विंग। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है, उनकी तरफ जाता है, उनके हाथ को अपने हाथ में लेता है, बोलता है, मॉम आई स्वेयर मैं आपको सुनूंगा, आपकी बात मानूंगा, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा, डोंट वरी। विंग वही करेगा जो उसकी मॉम करेंगी उससे करने के लिए। मैडम यू विंग को फिर एक बार गले लगा लेती हैं। अब यहाँ से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग चेंग भागते हुए आता है और अपनी मॉम को आकर के गले लगा लेता है। मैडम यू उसे मारते हुए बोलती हैं, मुझे मार डालोगे क्या तुम, दूर हटो। बदमाश इंसान, तुमने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे भाई की इतनी बुरी हालत हो गई है, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि मैंने न जाने उसे कितना कुछ बोल दिया। तुम्हारे डैड का तो पूरा का पूरा मानसिक संतुलन ही हिला बैठा है। लगता है उसके दिमाग की कोई सुई हट गई है जगह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या पड़ी थी तुम्हें चीट करने की अपनी वाइफ पर। जियांग चेंग कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इतना बेकार इंसान बन गया। उस समय जब मैं जेल में रहा मुझे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बुरी है और मैं उस बुरी दुनिया का एक हिस्सा। मुझे समझ आ गया है मॉम, मैं पछताता हूँ अपने काम करने के लिए। मैंने चिंग को धोखा दिया और फिर सीसी जैसी प्यारी सी, उसका नाम भी मत लेना तुम अपने मुंह से। मॉम मैं कुछ भी करूँगा लेकिन इससे कहो उसका नाम भी ना ले। भले मेरा भाई हो लेकिन उस लड़की के बारे में एक शब्द मत कहना। उससे अपनी नज़रें और हाथ दोनों दूर रखना। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी मन मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। जियांग चेंग कहता है, तुम उम्र में छोटे हो तो छोटे बन के रहो। मैं मॉम से बात कर रहा हूँ, दो बड़ों के बीच में छोटे को नहीं बोलना चाहिए ना। और अगर बड़े गलती करें तो छोटों को बीच में आना ही पड़ता है। ये आपको नहीं सिखाया क्या। जियांग चेंग विंग की तरफ घूरता है और विंग जियांग चेंग की तरफ। उन दोनों के बीच में जैसे लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी। मैडम यू कहती हैं, तुम दोनों बंद करो लड़ना। उनकी खांसते ही विंग और जियांग चेंग दोनों पानी के गिलास आगे कर देते हैं। मैडम यू दोनों के गिलास को देखती है। विंग उन्हें पानी पिला देता है और जियांग चेंग साइड में अपना गिलास वापस रख देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये विंग का बच्चा समझता क्या है अपने आप को। तभी जियांग चेंग जो वहाँ खड़ा हुआ था वो अचानक पूछता है, मॉम आपने कहा कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है मेरी वजह से, क्या हुआ है कि इसके इन-लॉज ने इसे इसके घर से निकाल दिया। तुम इसी के लायक हो, अच्छा ही किया उन लोगों ने। विंग को ये बातें बहुत दिल पर लगी थी, बहुत दिल पर। विंग की आंखों में हल्का सा वो रुआनापन आ गया था। विंग कहता है, सही कहा तुमने, मैं हूँ इसी के लायक। और जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ ना, ये सिर्फ मेरी बदौलत है। अगर मैं सही काम करता, सही डिसीजन लेता तो मैं इस जगह पर आज नहीं होता जहाँ मैं खड़ा हूँ। सारी मेरी गलती है। जियांग चेंग अपने भाई को इतना टूटा हुआ देख रहा है जितना उसने पहले कभी भी नहीं देखा है। जब विंग स्कूल में था तब एक बार उसकी हालत थोड़ी ख़राब हुई थी। उसे कुछ दिन तक बुखार भी रहा था और वो थोड़ा डिप्रेस्ड लगा था, लेकिन इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं हुई जब विंग खुद को ब्लेम करने लगे किसी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं हुआ था। विंग का मानना था हमेशा से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी खुद को या दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन आज वो खुद पर दोष मढ़ रहा है। जियांग चेंग चाहे कितना भी रूड बिहेव क्यों ना करे, पर वो विंग को अपना भाई ही मानता है, तो उसके साथ वो कुछ गलत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्या करे, है तो वो एक अल्फा ही, तो अपने आसपास के जितने भी ओमेगास हैं सबके लिए प्रोटेक्टिव नेचर उसके रग रग में बहता है। पर बेचारा बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, तभी तो अपनी इतनी प्यारी सी वाइफ को उसने चीट कर दिया। इमोशंस में इंसान कभी कभी गुमराह हो जाता है, बह जाता है। कुछ लोग सही रास्ते पे लौट आते हैं तो कोई कभी लौट कर वापस आना ही नहीं चाहता है। ऐसा होता है। शायद जियांग चेंग लौट कर वापस आना चाहता है अपने परिवार के पास। खैर, अभी हम यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट करते हैं। देखते हैं पूरे एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर पूरी जियांग फैमिली शिफ्ट कर रही है। सिर्फ जियांग्स नहीं है जो शिफ्ट कर रहे हैं, साथ में है सॉन्गलन जो उनके साथ जाने वाला है, और न्यूसन जो अपने ब्रदर अपने अल्फ़ा दोनों से ज़िद कर बैठा है कि वो जाएगा तो विंग के साथ जाएगा। विंग को उसकी ज़रूरत है अभी। विंग पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, वो सबको बस नज़र आ रहा है।
वो एक तरीके से मोम की गुड़िया है, बाहर से बहुत सख्त और अंदर से उतना ही नरम। ऐसा कह सकते हैं विंग जितना कठोर, जितना मैच्योर और जितना स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से वो उतना ही खोखला होता जा रहा है। अगर विंग ये सब कुछ करना बंद नहीं करेगा तो वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएगा, और हुसैन ये नहीं चाहता है। न्यू हुसैन अपने ब्रदर से कहता है, दगा, मैंने आपसे कहा है मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, और आप मुझे नहीं रोक सकते। वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका तो पार्टनर आपको मिल रहा है। हुसैन, सोच समझ कर बात करो। क्या हुआ काका? आपको अच्छा नहीं लगा अपने पार्टनर के बारे में ये सुनकर? विंग को कैसा महसूस हुआ होगा उस समय जब उसके ऊपर इतने सारे गलत इल्ज़ाम लगाए गए? क्या महसूस हुआ होगा उस समय जब उसने अपने होने वाले हस्बैंड का कितना घटिया वीडियो देखा होगा? वो अंदर तक टूटा हुआ है, फिर भी देखो कितना स्ट्रांग बन रहा है। और आपका वो लानवांग जी, वो तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, किसी और ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला होगा। हुसैन, तुम्हें अगर कुछ पता नहीं है तो मत बोला करो। क्यों ना बोलूँ? सच कड़वा होता है गगा, बहुत कड़वा होता है। और विंग के साथ जो हो रहा है ना, वो बहुत बुरा है, और मैं अब ये और होने नहीं दूंगा। मैं उसके साथ जा रहा हूँ। शन्यू, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो यहीं पड़े रहो। मैं अकेला जाऊंगा और अपने दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगा। इन लोगों की नज़रें भी मैं उन पर पड़ने नहीं दूंगा, नज़र ही नहीं आने दूंगा किसी को भी। हुसलान से जन को बोल देना, मेरे बच्चे, मेरे फुजुन और विंग, इन सब के आसपास भी न मंडराए। अगर वो मुझे उनके आसपास भी देखा तो मैं उसे गोली मार दूंगा और खुद जेल चला जाऊंगा। समझ आया? हुसैन जिस तरीके के एटीट्यूड में था, जिस तरीके से वो बोल रहा था, उसके शब्दों में सच्चाई झलक रही थी कि अगर सच में सज्जन उसके फैमिली के आसपास भी मंडरा है तो वो सच में उसे गोली मार देगा। और नीमिंग जी को पता है हुसैन ऐसा कर सकता है। वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर बात उसके अपनों पर आ जाए तो। विंग जो वहाँ से निकल रहा है, निकलते निकलते उसे बहुत बुरा लग रहा है। सॉन्गलैन को कुछ याद आता है। वो लोग कंपनी में थे और कंपनी शिफ्ट की जा रही है। एम्प्लॉयज़ को भी बताया जा रहा है कि कंपनी दूसरी जगह पर खोली जाएगी। विंग से सॉन्गलैन कहता है, विंग, मुझे कुछ याद आ रहा है। जिस दिन हम लोग वहाँ थे, तुम्हें पता है हम लोग वहाँ गए थे। विंग कहता है, रहने दो सॉन्गलैन, मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं विंग, बहुत इमरजेंसी वाली बात है। मुझे मिंग्याओ का कॉल आया था। मिस्टर याओ ने मुझसे कहा था कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रूफ लेकर हमारे पास आ रहे थे, जो कि हमारे केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले थे। वो केस आयु का था। विंग की आंखें तुरंत खड़ी हो जाती हैं, मतलब उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है, आयु से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहाँ है वो? सॉन्गलैन कहता है, वो आए ही नहीं, और उनका मुझे उस दिन से ही कोई कॉल नहीं आया है। विंग कहता है, तो कॉल क्यों नहीं किया तुमने? कॉल करो उसे। सॉन्गलैन तुरंत ही कॉल लगाता है मिंग्याओ को, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। वो विंग से कहता है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तुम्हें पता है विंग, उसने कहा था कि ये जो प्रूफ उसे मिला है उसके बाद पूरा का पूरा मैटर बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो सकता है, सारे राज खुल सकते हैं। विंग कहता है, तो हमें पता करना होगा ये सब कुछ कहाँ है, जल्दी करो, मिंग्याओ का पता लगाओ। सॉन्गलैन कहता है, विंग, फिर हम शिफ्ट कब करेंगे? विंग कहता है, हम बाद में भी कहीं जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे ये कहा है कि उसे कोई प्रूफ मिला है हमारे फेवर में। ये मौका नहीं जाना चाहिए। ढूंढो उसे, कहाँ गया वो? उसे प्रूफ लो जल्द से जल्द। सॉन्गलैन, चलो। विंग खुद भी इसी काम में लग जाता है। वो ढूंढने लग गया था सॉन्गलैन को। फाइनली उसे एक क्लू मिलता है, जहाँ पर उसे एक CCTV फुटेज मिलती है, जहाँ मिंग्याओ अपने घर से निकल रहा था, वो भी उसी हालत में। उसके साथ एक ड्राइवर था, और जो कार का नंबर था वो विंग नोट करता है और पुलिस वालों को भी वो दे देता है। सब लोग अब ढूंढ रहे थे मिंग्याओ को। विंग अपने सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि मिंग्याओ से जल्द मिल जाए, पर मिंग्याओ का तो कोई अता पता ही नहीं दिख रहा था। विंग अब शुयांग को कॉल करता है। शुयांग इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट है। विंग को पता है कि शुयांग को बताना मतलब पूरे लान फैमिली को इस बात से आबरू करवा लेना, लेकिन वो क्या करे?
उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ये मुद्दा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके यहाँ से जाने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो विंग सॉन्ग शुयांग से बोलता है कि वो मिंग्याओ को पता कर करके बताए। कुछ टाइम में विंग को खबर मिल भी जाती है। विंग कहता है कहाँ कहाँ देखा गया उसे, तुम्हें पता है कहाँ है वो? विंग के सवाल पर शुयांग जवाब देता है हाँ वो विंग वो क्या लगा रखा है, जल्दी बताओ ना, कहाँ है मिंग्याओ, किसके साथ है? वो ठीक तो है ना? उसके पास मेरा कुछ कुछ सामान है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उसकी भी चिंता है लेकिन मेरा सामान बहुत ज़रूरी है। शुयांग कहता है वो लानवांग जी के पास है। विंग कहता है क्या? शुयांग तुरंत बोलता है हाँ लानवांग जी के पास है शुयांग, मेरा मतलब मिंग्याओ। और क्यों रखा है उसने वहाँ उसे मुझे नहीं पता है, तुम खुद जाके पूछ लेना। मुझे वो कुछ नहीं बता रहा है, बस मुझे इतना बताया है कि मैं तुम तक ये बात पहुँचा दूँ कि मिंग्याओ को उसने अपने पास रखा है और जब तक तुम खुद उसके पास नहीं जाओगे वो मिंग्याओ को तुम्हारे पास ना तो आने देगा और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम क्या चाहते हो मुझे ये नहीं पता है, पर उसने मुझसे ये कहने के लिए कहा था। विंग एकदम बैठ गया था अपनी जगह पर। विंग कहता है आखिर क्या चाहिए इस इंसान को? मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सॉन्गलैन के पूछने पर कि आखिर हुआ क्या है, विंग बता देता है कि वांग जी के पास है मिंग्याओ। विंग अपना फ़ोन लेता है और लान सिचन को कॉल करता है। सिचन कुछ ही रिंग में कॉल उठा लेता है, बोलता है हेलो विंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा भाई मेरे मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहा है ये बताओ मुझे। लान सिचन कहता है वांग जी वो तो 2 हफ्ते से घर ही नहीं आया है। तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? जब से तुम और वो अलग हुए तब से मुझे कुछ नहीं जानना है। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे कामों में यूं ही अपनी टांग अड़ाता रहा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अब तक विंग को कोई जानता नहीं अच्छे से कि विंग चीज़ क्या है। अगर विंग जितना अच्छा है उतना ही ख़राब भी है। ऐसा बोलकर विंग ने फ़ोन कट कर दिया था। विंग को जो एड्रेस शुयांग ने दिया था विंग उस एड्रेस के लिए निकल जाता है, वो भी अकेला, क्योंकि वो किसी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहता है। क्यों ले जाए वो किसी को अपने साथ में, और उसकी जान को वो क्यों खतरे में डाले? वांग जी साइकोपैथ है, विंग को ऐसा लगने लगा है। सच में एक साइको है। विंग उस जगह पर पहुंच चुका था जो कि वांग जी का अपना एक अपार्टमेंट था। विंग वहां जाता है, डोरबेल बजाता है, दरवाज़ा खुलता है। वांग जी उसे सामने नजर आता है। वांग जी के फेस पर कोई सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे कि उसे पता था कि विंग आने वाला है। विंग अंदर जाता है और वांग जी दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। विंग को लाकर वो सोफे पर बैठने का इशारा करता है। विंग वहाँ बैठ जाता है, बोलता है मिंग्याओ कहाँ है? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें मिल जाएगा वो, मैंने उसे कुछ नहीं करा है, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो क्या कर लोगे तुम? मैं कुछ नहीं कर सकता। बात तो यही है ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता। काश कि मैं कुछ कर सकता। काश कि मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी सबक सिखा सकता। काश कि मैं तुम्हें मार पीट कर सही रास्ते पे ला सकता। काश कि ज़बरदस्ती मैं तुमसे अपनी बात मनवा सकता। काश कि मैं ऐसा कर सकता। काश कि तुम्हें मैं अपने पास बांध कर रख सकता। काश कि तुम्हें मैं अपने आप से कभी दूर न जाने देता। काश कि तुम्हारे मन में अपने लिए वो भरोसा जगा पाता जो तुम्हारे मन में किसी और के लिए ना होता। काश कि मेरी जगह तुम्हारे दिल में मैं सबसे ऊपर रख पाता। काश कि मैं चुप रहो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। मुझे मिंग्याओ को देखना है, वो कहाँ है? बता दूंगा, ज़रूर बता दूंगा। वैसे भी तुम आए इसी काम के लिए हो, मैं बता दूंगा। पर बात तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी विंग, बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। उस दिन हमारी शादी होने वाली थी। तुमने देखा मेरी याददाश्त वापस आ गई है। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, ये सच है। मेरी याददाश्त बहुत पहले वापस आ गई थी और मैंने झूठ बोला तुम्हें खोने के डर से। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बकवास, सुनना पड़ेगा तुम्हें। लानवांग जी जब कुछ कहता है तो बस कहता है, जब तक नहीं कहता तब तक नहीं कहता, लेकिन जब कहता है तो सबको सुनना पड़ता है। चिल्लाते हुए
वांग जी ने अपनी टेबल पर हाथ मारा था। जो ग्लास की वो टेबल थी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी थी। विंग वांग जी के हाथ को देखता है जिसमें बहुत सारा खून लगा हुआ है। विंग के दिल में दर्द उठने लगता है। उसे नहीं देखा जा रहा है वांग जी का यह दर्द। भले वांग जी ने विंग के साथ बुरा किया हो, लेकिन विंग किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। ये तो उसका अपना प्यार था, वो कैसे नज़रअंदाज कर देता। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? कितनी चोट लगी है हाथ में, कितना खून निकल रहा है। ओह, तो तुम्हें अभी भी मेरे दर्द में दर्द होता है। तुम्हें तब दर्द नहीं हुआ विंग जब तुमने उन सब घटिया चीज़ों को सच मान लिया। तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की कि सच क्या है। मैंने देखा और सच वही है जो मेरी आंखों ने देखा। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं लैन वांग जी। वांग जी कहता है, तो फिर मेरी आंखें कैसे झूठ बोल गई? कैसे इन्होंने इनकार कर दिया उन सारी तस्वीरों को जो इन्होंने अपनी आप से देखी? उन तस्वीरों को जिसमें तुम हर किसी के साथ खुश नजर आ रहे थे, मेरे साथ, फैंग के साथ, गगा के साथ में, दगा के साथ में, सिंचन के साथ, हर किसी के साथ तुम खुश नजर आ रहे थे। उन तस्वीरों को कैसे मैंने झुठला दिया? कैसे मैंने उन्हें सच नहीं माना? बताओ ज़रा। कैसे मैंने ये मान लिया कि तुम ये सब नहीं कर सकते? मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया है नवीन। मैं बेवकूफ़ हूँ, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करता, अपने दिल को सच मानता हूँ। मेरा दिल जो कहता है मैं उस पर यकीन करता हूँ। तुमने बेशक मुझसे कितनी बार कहा होगा कि लज्जा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। क्या तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी सच में माना था? क्या तुमने सच में मुझ पर इतना भरोसा किया? विंग अंदर तक हिल जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या समझता नहीं कि वो तुम नहीं, तुम थे या नहीं? तुम साफ साफ दिख रहा था, वीडियो में तुम थे। और आजकल का ज़माना वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का भी है। तो फिर वो फोटो मैंने देखा है, तुम्हारी बचपन की फ़ोटोज़, वो तुम ही थे ना? तुम ही थे ना? मैं था। क्या मैंने तुमसे इस बारे में सवाल किया कि मुझसे पहले तुम्हारे कितने और रिलेशनशिप रह चुके हैं? क्या मैंने तुम्हें जज किया उसके बेस पर? क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप की वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा? तो तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तुमने झूठ बोला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुमने झूठ कहा कि तुम मुझे अपना वाइफ मानते हो। मैंने ये झूठ नहीं कहा। मैं आज भी तुम्हें अपना जीवन साथी मानता हूँ और सिर्फ तुम्हें मानता रहूँगा। नहीं लंजा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि फैंग के बाद मुझे लगता था कि मैं किसी और को अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाऊँगा, पर मैंने वो जगह दी जो मैंने फैंग को भी कभी नहीं दी थी। मैंने दी ना तुम्हें, इसका मतलब मैं किसी और से भी प्यार कर सकता हूँ। मैं किसी और से भी अपने आप को बांट सकता हूँ। अब मैं मेरे मॉम एंड डैड के रास्ते पे चलूँगा। जिसे वो पकड़ के लेके आएंगे मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा। खुद से कोई फ़ैसला नहीं लूँगा। मॉम एंड डैड जो कहेंगे वो मेरे लिए एकदम सही होगा। तुम्हारे मॉम एंड डैड, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे बारे में बात कर रहा हूँ। गॉड डैम इट विंग, सारे फैसले तुम अकेले नहीं ले सकते। तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा है, पूछना तो दूर की बात है, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम्हारा ये फ़ैसला है। तुम तो डायरेक्ट मुझे ऑर्डर कर रहे हो। विंग कहता है, धोखेबाजों से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें फ़ैसले ही सुनाए जाते हैं। मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे खुद बुरा लगता है, दर्द होता है मुझे अपने दिल में। एक बात बताओ लंजा, कि इतने समय में एक पल के लिए तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं सच में तुम्हारा जीवन साथी बन सकता हूँ? मेरे दिमाग में हर पल है और तुम बेवकूफ़ हो। तुम अभी कुछ समझने के हालत में ही नहीं हो। ऐसा लगता है तुम मेरी बातों को ना तो समझना चाहते हो ना ही सुनना चाहते हो। तो फिर क्यों सुना रहे हो जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं खुद को दोबारा हर्ट होते हुए नहीं मैं झेल सकता। तुम बस मुझसे दूर हो जाओ, दूर चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बस दूर चले जाओ तुम। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में और नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये सवाल ना पूछो, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा।
बस इतना कहूँगा कि मुझे जाने दो। मेंग्याओ कहाँ है बता दो, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा, मैं मर जाऊँगा मैं। लगता है तुम्हारी माँ का भूत तुम्हारे सर पर सवार हो गया है। तुम्हें लगता है तुम मरोगे और मैं तुम्हें मरने दूंगा। मेरा नाम लान वांगजी है, वी वुशान। तुम लान वांगजी को अच्छे से पहचान नहीं पाए। मैं एक इंट्रोवर्ट ज़रूर था, पर बस तब तक के लिए जब तक कि मैं किसी के सामने खुला नहीं था। तुम्हारे सामने मैं खुली किताब हूँ, पर तुम जिसे पढ़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम मत पढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जो करना है मेरे साथ रहकर करना होगा। और हाँ, तुम्हें अगर मेंग्याओ के बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अजीब ज़बरदस्ती है। मैंने कहा ना, मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा, और जहाँ भरोसा नहीं होता है वहाँ कोई रिश्ता नहीं टिकता। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, पर मुझे भरोसा है और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे, और रिश्ता तो तुम्हें कायम करना पड़ेगा विंग। ये लान वांगजी का ऑर्डर है। होते कौन हो तुम मुझे ऑर्डर देने वाले, और मैं क्यों मानूं तुम्हारा ऑर्डर? लगते क्या हो तुम मेरे? तुम्हारा फुजुन। क्या बकवास है। हमारी शादी नहीं हुई है, होने जा रही है। बिना प्रीस्ट के, बिना किसी चीज़ के हम लोग मैरिज करेंगे। मैं सर्टिफिकेट बनवा चुका हूँ, तुम्हें बस साइन करना है। अभी के अभी साइन करो। तुम साइन करो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेंग्याओ कहाँ है। विंग कहता है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, ये तो गलत है। तुम ऐसे तो नहीं थे ना, तुम तो सारे इमोशंस की केयर करते थे। जब मैंने कहा कि मुझे तुम नहीं पसंद हो तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। वांग जी ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता है विंग अभी उस सिचुएशन में है जहाँ पर उसने खुद को क्लोज कर लिया है। विंग का दिल पहले भी एक बार बुरी तरीके से टूटा है, और अब जब उसने कोशिश करके किसी एक व्यक्ति पर भरोसा किया और वहाँ पर भी उसे धोखा मिला, असल में वो धोखा था नहीं, लेकिन विंग के दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वांग जी ने उसे चीट किया। वो अपने उस जोन में फंस गया है। विंग अभी उस सिचुएशन में है जहाँ पर उसे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, उसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, पर विंग जाएगा नहीं वहाँ। तो वांग जी अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है विंग को। वो जानता है अगर अभी विंग को अकेला छोड़ दिया गया तो लगभग 6 महीने बाद विंग किसी हॉस्पिटल में नज़र आएगा एक पेशेंट के रूप में। विंग को हमेशा से आदत रही है अपने इमोशंस अपने अंदर दबा कर रखने की, उन्हें बाहर ना निकलने देने की। आज भी वो वही कर रहा है। कुछ पल रोने से इतना गहरा दर्द गायब नहीं हो जाता। उसे उस इमोशन को निकालने की ज़रूरत है, लेकिन विंग ना तो वांग जी के ऊपर गुस्सा कर रहा है ना रो रहा है। बस उसकी आवाज़ थोड़ी सी सैड है, इसके अलावा कुछ और नहीं। कोई और इंसान देखेगा तो यही कहेगा कि विंग मूव ऑन करने की कोशिश में है, और 90% कर भी चुका है। पर वांग जी समझता है, वो विंग को सबसे ज़्यादा समझता है, उसके दोस्तों से भी ज़्यादा समझता है। वो ये जानता है कि विंग किस दौर से गुजर रहा है। यहाँ मैं विंग के बारे में थोड़ा कुछ बता दूँ। दरअसल जब वांग जी से विंग को प्यार हुआ तभी विंग सोचने लगा था कि वांग जी उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि विंग प्यार के लायक नहीं है। सारी फैमिली मेम्बर्स उससे प्यार नहीं करते हैं, बस थोड़ा दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। उसे असल में कोई प्यार नहीं करता है, ना उसके मॉम एंड डैड, ना ही उसके फ्रेंड्स, ना वांग जी। वांग जी उसे छोड़कर एक ना एक दिन दूर हो ही जाएगा, और ये ख्याल उसके दिमाग में पहले दिन से था, इसलिए वो वांग जी के करीब नहीं आ रहा था। लेकिन सिचुएशन बदली। वांग जी के करीब विंग होता चला गया और अपने आप को पूरी तरीके से खोता चला गया। एक समय ऐसा आया जब विंग को यकीन होने लगा कि वांग जी उसे छोड़कर चला जाएगा। जब उसे ये एहसास हुआ कि वांग जी की याददाश्त नहीं है, तब उसे लग गया कि जब भी वांग जी की याददाश्त वापस आएगी वांग जी उसे छोड़कर चला जाएगा। और जिस दिन शादी वाले दिन विंग को पता चला कि वांग जी की याददाश्त आ चुकी है, उसे वो चीज़ हिट करके गई। वो अभी शॉक में है। सबको लग रहा है कि वो काम कर रहा है, सबसे हंसकर बातें कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो अंदर से कि कहाँ खो चुका है कोई नहीं जानता, और उसे ढूंढ कर वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। उसने खुद को कहीं खो दिया है। पहले वो जी रहा था, लेकिन अब वो सरवाइव कर रहा है किसी तरीके से इस दुनिया में, बस अपना नाम बनाए रखे हुए है।
बस वो जी नहीं रहा है। शायद वांग जी ये बात जानता है, इसलिए वो विंग को इतना फोर्स कर रहा है, क्योंकि वांग जी विंग को बहुत अच्छे से समझने लगा है। वांग जी विंग को वहीं उस सोफे पर पुश करते हुए बोलता है, विंग, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। विंग कहता है, नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम चाहे जो कर लो तो ठीक है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं एडवांस में ही तुमसे सॉरी बोल देता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांग जी विंग के नेक को सक करने लगता है। विंग कहता है, लॉन वांग जी, तुम क्या कर रहे हो? ये कितना घिनौना काम कर रहे हो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। विंग के शब्द थे कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, पर उसके हाथ तो वांग जी को रोक ही नहीं रहे थे। वांग जी विंग को अपने टच में पूरी तरीके से मेल्ट कर देता है, और जब वो उसके इमोशंस की पीक पर था तब उसे पेपर्स दिखा के बोलता है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें इस पर साइन करना होगा। विंग जो बहुत बुरी कंडीशन में था, उसका ओमेगा पूरी तरीके से वांग जी के कंट्रोल में था, और वांग जी ने इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए विंग के सिग्नेचर उन डॉक्यूमेंट्स पर ले लिए, जो डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत थे कि वांग जी और विंग अब मैरिड हैं। वांग जी वहाँ नहीं रुका था, उसने विंग को सेटिस्फाई किया। विंग थक कर सो चुका था और वांग जी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख रहा था। फिर वो विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, काश कि तुम ये सब कुछ मुझे पहले बता देते तो इतना बुरा हाल होता ही नहीं। यहाँ से हम सीन देखते हैं कुछ समय पहले का। हम हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में हम उस दिन जाते हैं जब विंग वांग जी की किसी बात को सुने बगैर वहाँ से चला गया था। वांग जी को बहुत गुस्सा आया था। उसे बहुत बुरा लगा था कि विंग, जिसने वांग जी की कोई बात सुनी ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, परखा ही नहीं, उस पर भरोसा नहीं किया, उसे बहुत बुरा लगा था। वांग जी अपने उसी घर में पहुँच गया था जहाँ पर विंग और वांग जी रहा करते थे। वहाँ पहुँच करके वांग जी उस कमरे को पूरा तहस नहस करने लगा था, सब तोड़ फोड़ कर रहा था। साथ ही उसने विंग का जो लगेज है उसको उठाया और उसे भी वो तोड़ फोड़ करने लगा। तब उसमें से एक छोटी सी डायरी गिरी थी। वांग जी उस डायरी को निकालता है और खुद से कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया विंग, मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था ना, एटलीस्ट मेरी एक एक्सप्लेनेशन सुन लेते। पता नहीं अब तुम्हारा क्या हाल होगा। वांग जी को खुद के बारे में सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसने विंग को जाने कैसे दिया। विंग की हालत कितनी ख़राब थी ना, जहाँ पर विंग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, ना कुछ बोल रहा था, ना रो रहा था, ना हिल रहा था, ना किसी को देख रहा था। और आज तो उसे ये भी पता चला कि जिसे वो अपने मॉम डैड समझते हुए आया वो तो उसके मॉम डैड हैं ही नहीं, जिसके लिए विंग ने इतना कुछ किया है, सेक्रीफाइस किया, जिसके लिए उसने वो झूठी शादी का नाटक रचा, वो लोग उसके अपने नहीं हैं, ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। तो विंग किस हालत में होगा। वांग जी इसी सोच में गुम था और उसी सोच में वो उस डायरी को खोल कर देखने लगता है। वहाँ पर छोटे से बच्चे की कुछ बातें लिखी गई थी। जब विंग छोटा था तब से वो डायरी लिखता हुआ आया है। ऐसा कह सकते हैं वो जब भी सैड, हैप्पी या कुछ भी अलग महसूस करता है तो उसमें लिखता है। बचपन में विंग को एक खिलौना पसंद आया था, लेकिन वो खिलौना उसकी मॉम ने उसे दिलाने की जगह उसके भाई जियांग चेंग को दिला दिया था। तब पहली बार विंग ने उसमें लिखा था कि वो कितना सैड है। उसे बुरा लगा, ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं। विंग ने लिखा कि उसने बहुत ज़िद की, पर फिर भी उसे वो खिलौना नहीं मिला, बल्कि वो तो आचिंग को मिल गया, क्योंकि आचिंग रोने लगा था और विंग रो नहीं रहा था, बस ज़िद किए जा रहा था। ऐसे ही आचिंग ज़मीन पर लोट-पोट होकर के उस चीज़ को मांग रहा था, तो आचिंग को उन्होंने दिलाया, लेकिन विंग को नहीं। विंग उस समय शायद बहुत छोटा था ये समझने के लिए कि जो बच्चा माँ बाप को थोड़ा मैच्योर दिखता है वो उसे समझाते हैं, और जो बच्चा कुछ ज़्यादा ही पागल दिखता है उसकी मांगों को पूरा करना ही पड़ता है, वरना वो बच्चा उन्हें चैन से बैठने तक नहीं देता है। और जियांग चेंग उनमें से एक था, और विंग समझदार लोगों में से एक। दूसरा पन्ना विंग के बचपन का ही था। वहाँ पर विंग ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हल्का सा एक फूल बनाया हुआ था, फ्लावर ड्रॉ करके उसने लिखा था, आज का दिन बहुत अच्छा था, आज मैं हुसैन से मिला, आज स्कूल का पहला दिन और मुझे मज़ा बहुत आया। किंडरगार्टन के बाद तो मुझे लगा था मेरा कोई दोस्त बनेगा ही नहीं, लेकिन देखो इतना प्यारा दोस्त बना है मेरा, वो दोस्त जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। आई लव हिम, और अगर वो मान गया ना तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वहाँ पर ये लिखा हुआ था। वांग जी की आंखों में हल्के से आंसू की परत और होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी।
तीसरा पन्ना जो शायद टीनेजर विंग ने लिखा है। काफ़ी लंबे समय तक उसने डायरी नहीं लिखी, जहाँ पर उसने लिखा, आज का दिन तो बहुत अच्छा था। आज किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिससे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे दिल में फूल खिल रहे हों, पेट में तितलियाँ उड़ रही हों और मैं हवा में परियों की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल बहुत खुश है आज मेरा। वो इंसान दिखने में बहुत सुंदर है, उसकी बातें बहुत मीठी हैं और वो उतना ही प्यारा लगता है। आज उसने मुझे एक चॉकलेट दी और मुझसे कहा कि हम दोनों दोस्त हैं। बहुत अच्छा लगा। पता नहीं ये जो भी है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर अगले पन्ने पर उसी इंसान के बारे में लिखा था जिसने आज मुझे दोस्त बनाया था पिछली बार। उसका नाम फैंग है। वो बहुत प्यारा है। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत क्यूट हूँ और मेरी एक मुस्कुराहट न जाने कितने दिलों को घायल कर सकती है। ये कुछ शब्द मेरे दिल में अच्छे से गड़ गए हैं। ऐसा लगता है इसे सोच सोच कर ही मैं पागल हो जाऊँगा। आज मैंने दिन भर में कितनी बार डांस किया होगा और कितनी बार पागलों की तरह हंसा होगा, मुझे भी याद नहीं है। वो तो मॉम ने आकर मुझे एक छोटा सा थप्पड़ लगाया, तब जाके पता चला कि सब लोग मुझे घूरे जा रहे थे, क्योंकि मैं तो अकेला बैठे बैठे ही मुस्कुरा रहा था। कितना पागल हूँ ना मैं। अगले पन्ना टीनेजर विंग ने ही लिखा था, जिसमें था, बहुत अच्छा दिन है। ऐसा लगता है ज़िंदगी एक खूबसूरत मोड़ पर आकर के रुक गई है और मैं चाहता हूँ ये दोराहा कभी ख़त्म ना हो, ये रास्ता यूं ही चलता रहे। कभी मेरी ज़िंदगी में उस इंसान की कमी हो ही ना जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को रंगों से भर दिया है। मुझे हमेशा से लगता है मॉम एंड डैड मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन ये इंसान शायद मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। आज हम दोनों घूमने गए थे, बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट लिखे थे। कहीं विंग ने फैंग के बारे में कुछ अच्छा लिखा था, तो कभी उससे हुए छोटे मोटे झगड़ों के बारे में कि फैंग तो इतना बुरा है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, कभी अच्छा करता है कभी बुरा लगता है, कभी सयाना सा लगता है तो कभी एक इमेच्योर चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ था। ऐसा कह सकते हैं आधे से ज़्यादा पन्ने फैंग के बारे में लिखकर भरे हुए थे। वांग जी को ये सब पढ़ते हुए जलन बिल्कुल नहीं हुई, पता नहीं क्यों, बस उसे अच्छा लगा कि विंग यहाँ खुश था। फिर विंग का वो सैड फेज आया जहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक विंग ने कुछ नहीं लिखा। वियांग जी डेट के हिसाब से समझ पा रहा था कि विंग उस समय कितने साल का होगा जब उसने डायरी लिखना बंद कर दिया था। लगभग 17.5 साल का। और जब उसने अगली बार डायरी लिखी तब वो 21 साल का हो चुका था। विंग ने लिखा, बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए मूव ऑन करना, पर फाइनली मैं आगे बढ़ चुका हूँ। वैसे मुझे उस इंसान को थैंक यू बोलना ही चाहिए। उस इंसान ने मुझे इतना मैच्योर बना दिया कि 21 साल की उम्र में ही मैं अपनी खुद की कंपनी रन कर रहा हूँ। अच्छा लगता है सोचकर कि मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, पर इमोशन के मामले में मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ। लगता है मैं ओल्ड फैशन हो गया हूँ, तभी तो अब तक किसी को पसंद ही नहीं कर पाया और लगता है लाइफ टाइम सिंगल ही रहूँगा। एक चीज़ तो समझ आ गई, रिश्ते जो होते हैं ना, जो हम खुद से बनाते हैं, वो बस हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। तो मैं खुद से कोई रिश्ता बिल्कुल नहीं बनाऊंगा और जो बन गए हैं उन्हें संभाल कर रखूँगा, क्योंकि अब वैसे रिश्ते मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। जैसे कि मेरा और सॉन्गलन का रिश्ता, उस जैसा बेवकूफ़ मुझे दोबारा कोई नहीं मिलेगा। मेरा और हुसैन का रिश्ता, उस जैसा समझदार और एक एक दिलदार दोस्त मुझे आगे कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसा लगता है इतनी अच्छी दोस्ती तो मेरी किसी से नहीं हो पाएगी जितनी उस खड़ूस से हो गई है। मैं मानता हूँ वो थोड़ा सा निकम्मा ज़रूर है पढ़ाई के मामले में, और बस एक ही चीज़ सोचता है कि वो हाउस वाइफ बनेगा, हाउस मेकर बनेगा। पर मैं क्या करूँ उसका, वो है ही इतना प्यारा। वो जो भी कहता है मुझे उसकी हर एक बात माननी पड़ती है। मेरा प्यारा पागल बंदर। ये पढ़कर वांग जी को हंसी आ गई। वो रोते रोते हंस पड़ा। विंग ने कहा, और तुम एंग्री बनी। आगे वांग जी पढ़ता है, उसमें बहुत कुछ लिखा था। लगभग 3 सालों तक फिर विंग ने कोई डायरी नहीं लिखी। फिर एक बार एक और पन्ना लिखा जिसमें था, पता नहीं क्यों कुछ खालीपन सा महसूस होने लगा है आजकल। ऐसा लगता है किसी की कमी लगती है, किसी की कमी खलती है। कोई किसी को मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ, कोई हो जो मुझे अपना कह सके या जिसे मैं अपना अपना कह सकूँ। ऐसी किसी की कमी महसूस होती है, पर मेरा दिल जानता है कि ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। विंग बाबू मोशाय, ये सब सपने देखना छोड़ दो। कोई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा जो तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहेगा। ऐसा कोई कोई भी नहीं होगा कि जिसे तुम छोड़ना चाहो पर जो तुम्हें ना छोड़ना चाहे, जो तुम्हें एकदम पकड़ के रख ले, जकड़ के रख ले। और अब तो मैं किसी पर इतना भरोसा कर ही नहीं सकता जितना मैंने पहले किया था। कहते हैं ना,
दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मैं तो जहाँ पर एकदम सतह ज़मीन है ना, वहाँ भी देख देख कर चलता हूँ कि यहाँ पर कांटे तो नहीं हैं, क्योंकि कांटा मुझे एक बार लग चुका है तो मैं दोबारा खुद को चोट नहीं पहुँचने दूंगा, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। और जो खुद से प्यार करते हैं कभी खुद को चोट नहीं पहुँचने देते हैं। तो विंग कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, ये विंग कसम खाता है। किसी पर पूरा भरोसा नहीं करेगा, हमेशा अपने दिमाग से काम लेगा। सो विंग कीप ऑन। फिर इसके बाद में कुछ पन्ने और लिखे थे। विंग ने शायद उन दिनों डायरी लिखना फिर से शुरुआत ही किया था। उनमें फिर एक बार विंग ने लिखा था, ओह माय गॉड, ऑफिस का हेडेक बहुत ज़्यादा है और स्पेशली मेरी फैमिली का जो प्रेशर है वो तो और बढ़ता जा रहा है। मैं बस 25 का हुआ हूँ और इतने जल्दी शादी, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। पर क्या करूँ, डैड ने आज ऐसा कुछ कहा जिसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके मरने के बाद मेरा कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में, मैं अकेला पड़ जाऊँगा। आचिंग अपनी फैमिली के साथ रहेगा और मैं किसके साथ रहूँगा। इसलिए मुझे अपनी एक फैमिली बनानी चाहिए जिसके साथ रह करके मैं बातें शेयर कर सकूँ, मैं जिसके पास रह सकूँ, जो मुझसे प्यार करे और जिससे मैं प्यार कर सकूँ। लाइफ पार्टनर का होना क्या इतना ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता। वैसे भी अपनी बातें शेयर करने के लिए मेरे पास मेरा पागल बंदर है हुसैन। और हाँ, वो बेवकूफ़ी तो है सॉन्गलन, जिसे कुछ बातें समझ आती हैं तो कुछ उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं, वो भी है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर मॉम डैड को कौन समझाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगले कुछ पन्नों में विंग ने बस अपने फैमिली की शिकायतें लिखी थी कि वो लोग कितने कितने उसे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। उसके बाद फिर विंग ने डायरी लिखना बंद कर दिया था। फिर डायरी का एक और पन्ना खुलता है जिसमें लिखा था, आज तो बिल्कुल हैरान कर दिया मुझे किसी ने। इसका नाम है लांस चेन। घर अचानक आया रिश्ता लेकर और आकर ही बोल दिया कि मुझसे शादी करनी है। मैं तो डर ही गया था कहीं सच में शादी ना कर ले, पर बाद में पता चला ये तो नाटक करने के लिए कह रहा है। वांग जी को ये नाटक वाली बात पता नहीं थी। वांग जी हैरान था तो वो और गौर से डायरी को पढ़ने लगता है। विंग ने लिखा है, उसने मुझसे कहा कि हम दोनों नाटक करेंगे क्योंकि उसका एक अल्फ़ा बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में उसकी फैमिली नहीं जानती और जान करके नहीं मानेगी। उसे फोर्स कर रहे हैं कि शादी उसे ओमेगा से करनी पड़ेगी। जब लांस चेन ने कहा कि उसका एक अल्फ़ा बॉयफ्रेंड है तब वो लोग नहीं माने। सो आई गेस ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए भी। मुझे भी शादी से बचना है और आफ्टर ऑल हम लोग 6 महीने के बाद डाइवोर्स ले ही लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद फिर एक पन्ना था, आज इस बेवकूफ़ ने मुझे बहुत परेशान किया। सो कॉल्ड हस्बैंड कहीं का मुझे सोफ़े पर सोने के लिए बोल रहा था, पर मैं भी तो विभूषण हूँ, ऐसे कैसे सोफ़े पर सो जाऊँ। तो मैं बेड पे आके बढ़िया फैल कर सो गया और इसे सोफ़े पर लात मार के भगा दिया। बड़ा अच्छा लगा। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, इसका एक छोटा भाई है लान वंशी। बड़ा अखड़ू है, बहुत खड़ूस है, एकदम ऐसा है जैसे कड़वा करेला, कुछ बोलता ही नहीं है और रिएक्शन भी नहीं देता है। मुझे वो इंसान कुछ अजीब लगा, थोड़ा मिस्टीरियस सा। पर जो भी है ठीक है, ये फैमिली उतनी बुरी नहीं है। एटलीस्ट ये लोग मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगले पन्ने में लिखा था, मैरिज का पहला दिन और ऑफिस में बिना ब्रेकफास्ट के गया था मैं। पर कुछ भी हो, मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे माफ़ी मांगी, जो कि मुझे ठीक भी लगा। चलो गलती हो गई, मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है और अब मैं इस फैमिली में घुलने मिलने लगा हूँ। इसके बाद कई सारे पन्ने थे जिसमें विंग ने फैमिली के बारे में लिखा था, जहाँ पर वो कितना अच्छा महसूस करता है। और फिर उसने वो भी लिखा, आज ये सुचैन बहुत बुरा है। सुचैन ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी फैमिली के साथ इतना अच्छा घुल मिल के रहा तो वो लोग हमारे डाइवोर्स के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसलिए मुझे आई से इतना बुरा बर्ताव करना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने सब कुछ एकदम तहस नहस कर दिया है, इतना बिगाड़ दिया है सिचुएशन। मुझे गिल्टी फील हो रहा है। आज तो मॉम का वो टेस्टी खाना भी नहीं मिला जिसकी मैंने इतनी बुराई करती। पता नहीं मुझे मॉम माफ़ करें भी कि नहीं करेंगी। पहली बार तो ऐसा लगा था कि माँ क्या होती है, सच में एक रियल फैमिली क्या होती है। पर देखो सब बिगड़ गया। ये सचिन का बच्चा बहुत बेकार है, इसने मुझसे क्यों ऐसा कहा और मैंने उसकी बात मानी ही क्यों। हाँ, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, शादी ही मुसीबत की डर है। वांग जी बस विंग की सोच को समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें शादी कहाँ से आई। इसका मतलब कि जो कुछ भी उस समय हुआ वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि विंग और लांस जन के बीच में झगड़ा हो गया था, वो इसलिए हुआ था कि सचिन ने कहा था विंग से सब कुछ करने के लिए। अगले कुछ पन्नों में वांग जी की बुराइयाँ लिखी थी जिसमें वांग जी ने विंग को थप्पड़ मारा था और विंग ने खुलकर उसमें वांग जी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी कि वांग जी पढ़ कर के हैरान था कि विंग को ये सब भी आता है।
विंग ने फिर ये भी लिखा था, उस गधे ने मुझे थप्पड़ मारा। तो मैंने भी उस गधे को इतनी बुरी तरीके से चांटा मारा ना कि मेरा खुद के हाथ में दर्द होने लगा। लगता है वो तो लोहे का बना है, उसे दर्द ही नहीं होता होगा, मेरे हाथ में ही दर्द होने लगता है। इसके बाद कई दिनों तक डायरी नहीं लिखी गई। फिर जब लिखी गई तो एक साथ बहुत सारे इंसिडेंट को उसमें बयां किया गया था, जैसे कि कैसे विंग गुसू में पहुंचा, गुसू में पहुंचकर वो सीसी से मिला, सिंचैन से मिला, वहाँ मिल कर के वो वांग जी के साथ टाइम बिताया, कैसे उसके साथ में उसका वो समय बिताना विंग को अच्छा लगा, कैसे विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो वांग जी से प्यार करता है। वांग जी हैरान था ये जानकर कि विंग सच में उससे प्यार करता है, रियलिटी में उससे इतना प्यार करता है। लेकिन वांग जी को ये भी हैरानी हुई कि विंग ने उसमें आगे क्या लिखा था। विंग ने अपना एक डर लिखा था, मैं वांग जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर मैं करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली तो यही कि मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ, मैं उसके साथ कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप बना सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर इसके लिए सब लोग मान भी जाते हैं तो मेरा दिल, मैं उसे कैसे मनाऊँ। हालांकि मुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं, मुझे पता चल चुका है कि मैं उसके प्यार में बहुत पहले ही गिर गया था, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे मनाऊं किसी और पर फिर एक बार भरोसा करने के लिए, किसी और को फिर एक बार मौका देने के लिए। क्या पता ये भी मुझे उसी की तरह चीट करे। क्या पता ये सच में मुझे छोड़कर भाग जाए। लगता तो यही है, ये भी भाग जाएगा उस इंसान की तरह। तब तक विंग ने फैंग का नाम मेंशन करना बंद कर दिया था। वो उस इंसान, इस इंसान, वो ऐसा करके उसको मेंशन करने लगा था। वांग जी ने बहुत कुछ उस डायरी में पढ़ा। वांग जी और विंग के बीच में हुए सारे रोमांटिक मूवमेंट्स, वांग जी की याददाश्त जाना, विंग को घर से निकाल देना, मेंग्या और फैंग का पहली बार मिलना, उनका झगड़ा होना, उसका गवाही देना, कैसे विंग ने अपने भाई के खिलाफ जाकर सीसी की हेल्प की, क्या विंग के इमोशन उस टाइम पे रहे, कितनी कॉम्प्लिकेशंस उसे झेलनी पड़ी, वांग जी के साथ अकेले में टाइम बिताकर कैसा लगा, वो कुछ नए लोगों से मिला, सारी चीज़ें विंग ने एक्सप्लेन की थी। वो लगभग एक हफ्ते में एक बार डायरी लिखता था, इसलिए वो एक पेज में सब कुछ मेंशन कर देता था। वांग जी ने सब कुछ पढ़ा। लास्टली उसने पढ़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है, लंजा की याददाश्त तो जा चुकी है, सिचैन और मैंने डाइवोर्स ले लिया है, अब मैं और वांग जी शादी करेंगे, फैमिली वाले उसे मनाएंगे, ये बोल कर कि सब लोगों ने उसकी शादी नहीं देखी है तो वो मुझसे एक बार और शादी कर ले। पर डर लग रहा है वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मुझे अभी भी लगता है कि वो मुझसे सच में प्यार नहीं करता है, उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए जब याददाश्त वापस आएगी तो वो मुझे छोड़ देगा, और अगर मेरे पास भी रहा तो वो इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता होगा, वो इसलिए मेरे पास रहेगा क्योंकि उसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया है। और वांग जी जैसा इंसान कभी किसी के साथ बुरा करना गवारा नहीं समझेगा, तो मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद में वो बस अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, प्यार नहीं करेगा मुझसे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। काश कि तुम्हारी याददाश्त कभी वापस ना आए। मैं जानता हूँ ये गलत है, पर मैं एक बार के लिए सेल्फिश होना चाहता हूँ, एक बार के लिए बस मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूँ। तुम्हारी याददाश्त काश कि कभी वापस ना आए, कभी वापस ना आए। तो हमेशा सब कुछ भूले रहो, मुझ पर भरोसा करते रहो, मुझे अच्छा मानते रहो, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहो, मुझसे पागलों की तरह प्यार करते रहो। मैं बस यही चाहता हूँ, काश कि तुम सब कुछ भूले रहो, कुछ याद ना कर पाओ और मेरे अंदर ही खो जाओ। मुझे खुद में संभालो और खुद को मुझ में पालो। काश कि ऐसा हो जाए, काश कि लंजा यही हो जाए। इसके बाद वो डायरी लिखी नहीं गई थी क्योंकि उसके बाद में वो सारे इंसिडेंट हो गए थे। वांग जी उस डायरी को पैक करके रख देता है और वो एकदम शांत हो गया था। अब वांग जी अब कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा था, इसलिए तो विंग इतने आराम से सब जगह घूम पाया, सबसे बातें कर पाया, वो वापस शहर भी आया, अपने मॉम एंड डैड के साथ रहा और हफ्तों 2 हफ्ते तक वो ऐसे ही रहा अपने घर पर, किसी से मिले बगैर। वांग जी उसे परेशान करने भी नहीं आया क्योंकि वांग जी विंग को टाइम दे रहा था ताकि वो खुद से ही एनालाइज़ कर सके। लेकिन जब वांग जी को लगा कि विंग खुद से कभी एनालाइज़ नहीं करेगा तो वांग जी ने दूसरा रास्ता अपनाया कि वो विंग को ब्लैकमेल करेगा। अब भले इसमें कुछ भी क्यों ना हो, पर वो विंग को यकीन दिलाएगा कि वांग जी कहीं नहीं जाने वाला और ना वो विंग को उसे छोड़कर कहीं जाने देगा। विंग का पहले से यकीन था कि वांग जी उसे छोड़कर जाएगा। वांग जी उसे सच में प्यार नहीं करता है, वो बस भ्रम में जी रहा है कि वांग जी उसे प्यार करता है। वांग जी की याददाश्त तो चली गई है। विंग के ये जो एक कह सकते हैं यकीन था, वो यकीन ही उसको इस बात पर यकीन दिला गया कि वांग जी उसे चीट कर सकता है। विंग एक ऐसा इंसान था जिसे ऑलरेडी थेरेपी की ज़रूरत थी,
उसके पहले ब्रेकअप के बाद ही उसे थेरेपी की ज़रूरत थी, पर तब नहीं मिला। और इसके बाद उसने अपने मन में इतने सारे भ्रम पाल लिए हैं कि वो उन पर यकीन कर चुका है, उसका बिलीव बन चुका है। और किसी के बिलीव को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक विश्वास को बनने में सालों लगते हैं और टूटने में भी सालों लगते हैं। जैसा कि विंग ने कहा था, वो बिल्कुल गलत नहीं था, सही था। विंग ने कभी वांग जी पर इतना भरोसा किया ही नहीं, तभी तो वो चुटकी भर में टूट गया। बल्कि उसने इस बात पर भरोसा किया था कि वांग जी उसे छोड़कर ज़रूर जाएगा, और देखो चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एंड कल मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, जिसमें मैं बता दूं कि जो भी होता है वो होता ही उसलिए है ताकि आगे चलकर सब कुछ अच्छा हो सके। अब आप देखो ना, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अगर दोनों इंसान एक दूसरे को अच्छे से समझे और सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, तो दोनों ही एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। और ये सच है। वो एक दूसरे से बेशक भले ही बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से बोर हो जाएंगे। ये क्रिस्पीनेस जो है ना, ज़िंदगी में आती रहनी चाहिए। और एक रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब वो बुरे समय से गुजरता है, जब दो लोग साथ में एक दूसरे को थाम कर रखते हैं। जब एक हार मान लेता है तो दूसरा उस पर गिव अप नहीं करता, जब दूसरा हार मानता है तो पहला वाला उसे पकड़ के रखता है, तभी वो रिश्ता आगे तक बढ़ पाता है। लेकिन जब आप ये बोलें कि एक तरफ भरोसा नहीं, एक तरफ भरोसा है, ऐसा नहीं होता है। कभी ना कभी एक इंसान का भरोसा डगमगाता ही है, तब वो दूसरा इंसान होता है जो उसे पकड़ कर वापस लाता है और रास्ता दिखाता है कि अबे ओए, मैं यही हूँ, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे बेटा, साथ में जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। ये समझाना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। आपको लगता है क्या आप अपने पेरेंट्स से गुस्सा नहीं करते होंगे? कभी कभी आपको लगता होगा कि काश कि मैं पैदा ही ना हुआ होता या ना हुई होती, काश कि ये लोग मेरे माता पिता नहीं होते। और कई बार तो आपने किसी के मरने की कामना तक कर ली होगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। आप जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होगे, आपको लगा होगा सारी दुनिया आपके खिलाफ है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, या फिर वो स्पेसिफिक पर्सन आपसे बहुत नफरत करता है, तो आपका मन करता होगा कि काश ये मरी क्यों नहीं जाता। अब चाहे वो आपने कच्ची उम्र में किया हो या पक्की उम्र में किया हो, ये आपने सोचा होगा ही। और जिसने नहीं सोचा है उसने ये तो सोचा ही होगा कि ये मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए या मैं इनकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ, तब इनको रियलाइज़ होगा कि मैं चीज़ क्या हूँ, मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ इनकी ज़िंदगी में। कभी लगा होगा कि मैं तो मर जाऊँ, तब जा कर के सब लोग खुश हो जाएंगे। तो ये फीलिंग्स जो है ना, कुछ समय के लिए होती हैं और टेम्पररी होती हैं। और आपको क्या लगता है, आप इन फीलिंग्स से ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं? कुछ समय लगता है और आप अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। आपके आसपास के लोग जो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, पर वो लोग आपको डायरेक्ट नहीं दिखाते, उन लोगों के प्यार की वजह से आप उस सिचुएशन से बाहर आते हैं। आपका मरने का मन करता है एक पल, और दूसरे दिन आपका मन करता है, आप खुद से कहते हैं कि आई एम द लकीस्ट वन, मैं इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके आसपास के लोग होते हैं जो आपको जीना सिखाते हैं, खुद से प्यार करना सिखाते हैं। समझ आया? और इसलिए ये चीज़ मैंने दिखाई है, और मैं समझती हूँ जो मैं स्टोरीज दिखाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी स्टोरीज़ को टीनेजर्स भी देखते हैं। तो टीनेजर्स, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जब तक आप किसी एक रिश्ते में हो, अपने रिश्ते को बिल्कुल भी अपवित्र ना करें, उसे पाक ही रहने दें, बेपाक ना करें। समझ आया? जियांग चंग ने जो किया उसकी सज़ा उसे मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। लेकिन विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी चीज़, जैसे विंग के बारे में बोल रहे हो ना कि विंग पूरी बात जाने बेका कैसे जज कर सकता है वांग जी को, वांग जी पर क्या भरोसा नहीं था उसे? तो गाइस, आप लोग मेरे साथ लगभग 2 साल से हो, आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? आप लोगों ने बिना मेरी पूरी बात जाने मुझे जज कर लिया, कुछ चीज़ें जो स्टोरी में दिखी उन पर यकीन कर लिया, आपने मुझे नहीं समझा, है ना? तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? अब आपके अपने बारे में जो विचार हो, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और फिर आज के लिए फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर, शिनिंग खायला। आप सबका साल, दिन, महीना और हफ्ता, घंटा, मिनट, सेकंड सब कुछ बेमिसाल रहे। आप सब लोग खुश रहो, और ज़िंदगी के उन पड़ावों पर जहाँ पर आप दुखी हो, हार जाओ, तब भी कुछ बातों को याद कर लेना कि ये जो वक्त है ना, बस अभी के लिए है, कुछ समय के लिए है, इसका गुजरना तय है। बाद में ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा और आपका अच्छा वक्त भी आएगा। तो कभी ज़िंदगी से हार मत मानो, थोड़ी देर रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ,
इंतज़ार करो, अच्छा वक्त भी आएगा। अगर कोई आपको बुरा महसूस कराता है या साफ शब्दों में कहूँ कि कोई आपका दिल तोड़ देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाओ। एक इंसान ने दिल तोड़ा तो क्या हुआ, तोड़ने दो। दिल टूटने की चीज़ नहीं होती है, उसका काम होता है ब्लड सप्लाई करना। सो डोंट वरी, वो इमोशंस होते हैं जो बिखर जाते हैं और इमोशंस को दोबारा संभाला जा सकता है, पर इंसान एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तो आप अपने आप को टूटने मत देना। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आई एम ऑलवेज हियर, योर जिया दी इज़ ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू। और अगर मैं किसी की छोटी नन्ही नन्ही सी जान हूँ ना, किसी की छोटी सी प्यारी सी बहन, तो भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो। आई एम ऑलवेज देयर। तो वही। सो फाइनली मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, नए साल के मौके पर बहुत कुछ बता दिया है, सुना दिया है, जता दिया है, दिखा दिया है। उम्मीद है आप सब लोगों बहुत खुश रहोगे, खुश हो जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मिस कीजिएगा मुझे।